Hello dear student, how are you? I hope all is well. Dear student, today I start about in this video the topic is cancer. आज हम इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं कैंसर. ठीक है, तो कैंसर के टॉपिक शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री. कैंसर टर्म को प्रपोज किया था बिफोर क्राइस्ट में, मतलब ईसा पूर्व टर्म प्रपोज किया था हिप्पोक्रेट्स में. लिख देते हैं हम ब्रीफ हिस्ट्री. ब्रीफ हिस्ट्री ये बात है 460 से बीसी समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व. एक साइंटिस्ट था, नाम आता है हिप्पोक्रेट्स. इसी बंदे ने सबसे पहले कैंसर टर्म को प्रपोज किया था. इसके बाद बात आती है कैंसर की डिस्कवरी की बात करूं मैं तो नाम आता है रुडोल्फ विर्को. ये बात है 1845 में. रुडोल्फ विर्को ने उसके कैंसर की डिस्कवरी की. क्या है कैंसर? तो मैं बताऊं आपको, कैंसर बॉडी में वो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती हैं जो उन नियमों का विरोध करती है जो सामान्य वे में, नॉर्मल वे में आपकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है. फिर से सुनिए, कैंसर वो अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित प्रोसेस होती है जो नॉर्मली उस लॉज का, उस रूल का अगेंस्ट काम करती है जो हमारी बॉडी को डेवलप कराने में या ग्रोथ कराने में हेल्पफुल होती है. ठीक, जैसे नॉर्मल वे में हमारी बॉडी डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, तो उनका वो विरोध करती है. कौन? कैंसरस वाली कंडीशन. कैसे करती है अभी हम लोग देखेंगे. प्यारे, मैं बताऊं आपको, अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर आप समझिए कि जिस तरीके से बायोटिक एक्टिविटी में या वाइटल एक्टिविटी में कोई वाइटल एक्टिविटी होती है तो जीन के कंट्रोलिंग में होती है, ऐसे ही जो सेल डिवीजन होती है हमारी बॉडी में, वो भी जीन कंट्रोल में होती है, जीन के नियंत्रण में होती है. समझे? और उसमें से कुछ जीन तो इस तरीके से काम करते हैं इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर और एनवायरमेंटल सिग्नल के बेस पर. इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंटरसेलुलर का मतलब सेल के अराउंड, सेल के चारों ओर, बाहर. तो सेल के चारों ओर बाहर और सेल के अंदर और एनवायरमेंटल सिग्नल के बेस पे क्या काम करती हैं? वो जीन एक्टिव होती है. अब सवाल ये उठता है कि वो जीन कौन सी है. ध्यान रखेंगे कि वो जीन होती है प्रोटो-ऑन्कोजीन. क्या होती है? प्रोटो-ऑन्कोजीन. उसी प्रोटो-ऑन्कोजीन की वजह से हमारे बॉडी में जो डिवीजन हुआ, जो हमको शेप और साइज मिली है, वो डेफिनेट शेप और साइज मिली है. और नहीं तो होता क्या, अगर प्रोटो-ऑन्कोजीन ना होता तो हमारा कान इतना बड़ा हो जाता है. ठीक, आंख इतनी बड़ी हो जाती है. तो वो कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उसको इतने बड़ा तो आंख मिलेगा या इतने बड़ा तो कान मिलेगा. तो आप ये जानिए कि जो भी शेप साइज हमको मिलती है वो सेल डिवीजन में एक विशेष प्रकार की जीन होती है, स्पेशल टाइप की जीन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो-ऑन्कोजीन. ठीक, अब इस प्रोटो-ऑन्कोजीन की बात में होता क्या है कि जब डीएनए में रेप्लिकेशन होता है तो उस रेप्लिकेशन के समय क्या होता है, कभी कभी म्यूटेशन आ जाती है, वो तो परिवर्तन हो जाता है. और जब उस परिवर्तन हो जाता है तो वो प्रोटो-ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें?
ऑन्कोजीन में। अब हम लिख देते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक, अब ये प्यारे अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो आप ध्यान रखेंगे इस नॉर्मल कंडीशन वाले जीन जिसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन, इसी के निर्देश पर, इसी के डायरेक्शन में हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है और हमको डेफिनेट शेप और साइज, जो नॉर्मल कान की साइज होती है, जो नॉर्मल हाथ की साइज होती है, जो नॉर्मल आंख की साइज होती है, वो हमको मिलती है इसी प्रोटो ऑन्कोजीन के नाते। फिर होता क्या है यार, एबनॉर्मलिटी कहां से आती है? जब डीएनए की रेप्लिकेशन होने लगती है, ड्यू टू द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ड्यू टू द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के द्विगुणन के समय, डीएनए रेप्लिकेशन के समय इसमें क्या हो जाता है यार, इस प्रोटो ऑन्कोजीन में कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? म्यूटेशन हो जाते हैं। म्यूटेशन हो जाते हैं, उत्परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे ये प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन में, ऑन्कोजीन में। ध्यान रखेंगे इस ऑन्कोजीन की डिस्कवरी 1989 में बिशप एंड एट ऑल, बिशप और उनके सहयोगियों ने इस ऑन्कोजीन की डिस्कवरी की जो कैंसर को जन्म देता है। आगे देखिए क्या होता है इसमें। अब जब ऑन्कोजीन कह दिया ये प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में, तो फिर ये ऑन्कोजीन आगे चल करके बना लेता है क्या? ट्यूमर। क्या बना लेता है? ट्यूमर। ध्यान रखेंगे ऑन्कोजीन की डिस्कवरी 1989 में बिशप एंड एट अल, और कहीं कहीं अन्य किताबों में कुछ दूसरा मिलता है, टोडरमन एंड हुबरन। तो यहां नॉर्मली ये नाम आता है बिशप एंड एट अल का, जो ऑन्कोजीन की डिस्कवरी की। इसीलिए कैंसर साइंस की, मतलब मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम कैंसर की स्टडी करते हैं, उसको हम बेटा बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। सुनिए, ऑन्कोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम कैंसर की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक, अब जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो नॉर्मल जीन है, जिसके कंट्रोलिंग में हमारी पूरी बॉडी में सेल डिवीजन होती है, पूरे बॉडी में सेल डिवीजन हो जाती है, तो अब उसमें जब ड्यू टू द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन म्यूटेशन हो जाती है, तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन चेंज हो जाती है किसमें? ऑन्कोजीन में, और जो बनाता है क्या? ट्यूमर। अब इस ट्यूमर में ध्यान रखेंगे, फिर कभी अगर म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? म्यूटेशन। पढ़ ले रहे हैं ना? म्यूटेशन। मैं मिटा दूं यार, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन अगर हो जाता है इसमें, ठीक, तब बनाता क्या है यार? ये बनाता है, फिर ध्यान से सुनिए, मैलिग्नेंट कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है? पहली बात तो ऑन्कोजीन जब उसमें डीएनए के रेप्लिकेशन के समय म्यूटेशन होती है, तो वो बनाती लेती है ऑन्कोजीन। उस ऑन्कोजीन आगे चल करके ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। अब ये ट्यूमर में फिर अगर म्यूटेशन होता है, रीम्यूटेशन। क्या होता है? रीम्यूटेशन। रीम्यूटेशन के बाद वो चेंज होती है मैलिग्नेंट में। ठीक, अब इस मैलिग्नेंट को हम एक नाम और देते हैं, नियोप्लास्टिक सेल। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक सेल भी बोलते हैं। जो कैंसरस वाली कंडीशन होती है, नियोप्लास्टिक सेल। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक सेल। अब इस मैलिग्नेंट में होता क्या है यार?
यहां से जो सेल होती हैं, जो इन्फेक्टेड सेल होती हैं, जो इन्फेक्टेड सेल होती हैं, इस मैलिग्नेंट से इन्फेक्टेड सेल जो होती हैं, ये चली जाती हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड कहां चली जाती हैं? ब्लड। और ब्लड के थ्रू कहां चली जाती हैं? अदर टिश्यू में। कहां चली जाती हैं? अदर टिश्यू में। तो बनाती क्या है उस कंडीशन को हम कहते क्या हैं यार? सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। और यही सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाती है। उस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस ठीक है, ये है प्रोसेस। और इसी मेटास्टेसिस सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर के फॉर्मेशन को हम क्या कह देते हैं? कैंसर कंडीशन। क्या कहते हैं? कैंसर कंडीशन। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बता दूं, नॉर्मली जो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है, वो उसमें एक विशेष प्रकार की जीन होती है जो प्रोटोऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं, और उसी से हमको डेफिनेट शेप और साइज मिलती है बॉडी के हर पार्ट की। और उस नॉर्मल प्रोटोऑन्कोजीन में जब डीएनए के रेप्लिकेशन के समय म्यूटेशन हो जाता है तो वो चेंज हो जाती है ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन की डिस्कवरी किसने की थी? 1989 में बिशप एंड एटॉल ने। अब उस बिशप एंड एटॉल के द्वारा डिस्कवर किए गए ऑन्कोजीन, जिसकी मेडिकल साइंस में ब्रांच होती है ऑन्कोलॉजी, कैंसर विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और फिर उस ऑन्कोजीन जो आगे चल करके ट्यूमर बनाती है, वो ऑन्कोजीन आगे चल करके ट्यूमर बनाती है, गांठ बनाती है। और फिर उस ट्यूमर में अगर उसकी ट्यूमर की कुछ कोशिकाएं, ट्यूमर की सम सेल क्या करती हैं? वो फिर से म्यूटेशन कर लेती हैं। तो म्यूटेशन जब फिर से हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मैलिग्नेंट या नियोप्लास्टिक सेल। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक सेल। और उस नियोप्लास्टिक सेल वो क्या करती है? चली जाती है, वो इन्फेक्टेड सेल चली जाती है ब्लड सर्कुलेशन में। कहां चली जाती है? देखिए, अगर आप दिख नहीं रहा तो पिक्चर क्वालिटी को हाई कर देंगे, दिखाई देगा, मेरी आवाज आपको कान तक जाती होगी तो समझ में आएगी बात। ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन से कहां चली जाती है? अदर टिश्यू में। जब वो अदर टिश्यू में चली जाती है तो बनाती क्या है? सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। और उस सेकेंडरी मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। और उसी मेटास्टेसिस वाले कंडीशन को हम कहते हैं क्या? कैंसर। ये कैंसर वाली कंडीशन है। अब यहां हमने कुछ सर्किट बनाया है, जो फिगर बनाया है, हाउ टू कैंसर वायरस काज। हाउ टू कैंसर वायरस काज, मतलब कैंसर की जो वायरस है, कैंसर की जो वायरस है वो कैसे काम करती है। ध्यान से सुनिए, जैसे बैक्टीरियोफेज का नाम आपने सुना होगा, डेरेल एंड टॉट ने डिस्कवरी की थी। तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या था कि जैसे ही किसी बैक्टीरिया को किल कर देता था, ऐसे ही क्या होता है, जैसे ही कोई एनिमल वायरस किसी एनिमल सेल को ऊपर अटैक करता है। सुनिए, हाउ टू कैंसर वायरस काज, जैसे ही कोई एनिमल वायरस क्या करता है कि एनिमल सेल पर कॉज करता है, अटैक करता है, तो उसकी लिसिस हो जाती है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है उस होस्ट सेल की, और डिस्टर्ब करके उसको मार देता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल वायरस होते हैं जो एनिमल सेल पर अटैक करके उस पर प्रो वायरस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रो वायरस बना लेते हैं। अब प्रो वायरस बनाने के बाद होता क्या है? ये प्रो वायरस करते क्या है? उसमें सीपीई कंडीशन, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट आ जाता है। किसमें क्या आ जाता है? साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट। क्या आता है? साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं सीपीई। क्या बोलते हैं? सीपीई। अब ये सीपी वाली कंडीशन क्या है यार? साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट। ये डिस्टर्बिंग कंडीशन है। ठीक, नॉर्मली तो होता है प्रोटोऑन्कोजीन के निर्देशन में हमारी बॉडी की सेल डिवीजन होती है, डेफिनेट शेप और साइज मिलती है। लेकिन ये सीपी वाली कंडीशन, जो डिस्टर्बिंग कंडीशन है, वो नियोप्लास्टिक सेल बनाती है, यानी डिस्टर्ब, और उसमें पैपिलोमा
नोमा यानी कैंसर वाली कंडीशन। ध्यान रखेंगे कैंसर की 3-4 कंडीशन होती है। अगर ब्लड कैंसर है तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। अगर स्किन कैंसर है तो उसको कहते हैं कैपोसिस सार्कोमा। अगर लिम्फ में कैंसर है तो उसको कहते हैं लिम्फोमा। ठीक है, तो ये 3-4 कैंसर की कंडीशन है जिसको अलग अलग बायोलॉजिकल नेम दिया गया है। लिम्फोमा लिम्फ की कैंसर, ब्लड की कैंसर ल्यूकेमिया, और स्किन कैंसर जिसको हम कैपोसिस सार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो ये प्यारे ये साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट के रूप में न्यूप्लास्टिक सेल को डिस्टर्ब करते, न्यूप्लास्टिक सेल से वो वायरस जब घुसता है तो उसके क्रोमोसोम को, उसके प्रोटीन को ही डिस्टर्ब करता है। देखिए यहाँ पे सर्किट हमने बनाया है, यहाँ पे एक होस्ट सेल है, होस्ट सेल की क्रोमोसोम है, ये वायरस रेप्लिकेशन प्रोटीन है जो अंदर क्या है पैपिलोमा वायरस डीएनए, ये वायरस की एंट्री हो गई। फिर लिखा है यहाँ पे वायरल डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्टेड, वायरल डीएनए फ्रेगमेंट जो उसका टुकड़ा है वो प्रवेश करता है इनटू होस्ट क्रोमोसोम में। ठीक, जब होस्ट क्रोमोसोम में प्रवेश कर लेता है तो फिर लिखा है अगली स्टेप है इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए फ्रेगमेंट इनकोडिंग वायरल रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब ये जो धंसा हुआ वायरल डीएनए है उसका टुकड़ा वो इनकोडिंग वायरल रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने के बाद बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करता है, इन्फेक्टेड सेल का फॉर्मेशन करता है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं, जो ब्लड के थ्रू अन्य टिश्यू में गया है, ब्लड के थ्रू अन्य टिश्यू में गया है। यहाँ पे लिखा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ होस्ट सेल स्टिमुलेटेड बाय एक्सेस वायरस रेप्लिकेशन, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मेशन ऑफ कैंसर ट्यूमर। पहले तो कुल मिलाकर के अगर हम आसान भाषा में समझें तो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है जिसके थ्रू होता क्या है यार, हमारी बॉडी में जो एक डेफिनेट शेप और साइज मिली है, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है जिसके थ्रू हमको बॉडी में नॉर्मल शेप और साइज मिली है, वो उन नियमों का विरोध करती है। जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है तो वो कैंसर कंडीशन अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, कैंसर कंडीशन। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ओंकोजीन डेवलप हो गया है जो प्रोटो ओंकोजीन में म्यूटेशन की वजह से अचीव हुई है, जिसकी डिस्कवरी बिशप एंड डटॉल ने किया था, चर्चा हमने किया। अब बात आती है क्या, इसके थेरेपी की। इसके थेरेपी की ध्यान रखेंगे, इसमें सर्जरी मेथड है इसकी। क्या है? सर्जरी मेथड। थेरेपी सर्जरी, फिर है आपका रेडिएशन, फिर है रेडिएशन थेरेपी, फिर है इम्यूनोथेरेपी, थेरेपी, फिर है कीमोथेरेपी, फिर है एक रेडियोथेरेपी, इसके अलावा एल आपकी आती है, कौन सी प्रोटीन है एक इंटरफेरॉन, वो इन्फेक्टेड वायरस से निकली हुई ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो अगल बगल के हेल्दी सेल को फिर से इन्फेक्शन से बचाती है, जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। उसकी टाइप है एल। तो ये 2-3-4 विधियां हैं जिससे वो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कैंसर की कंडीशन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से हमने आसान भाषा में बताया। वीडियो समझ में आया होगा टॉपिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और प्यारे मैं बताऊं, टॉपिक तभी क्लियर होती है जब वीडियो को आप पूरा इत्मीनान से देखते हैं।
ठीक है ना। और होता क्या है कि आप वीडियो को ओपन कर देते हैं, बात करते रहते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो जब तक आप ध्यान लगा के उस वीडियो को कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पूरा देखेंगे आप। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।